हम सब ने कुंग फू, कराटे, टाइक्वांडो इन सब मार्शल आर्ट्स के बारे में सुना है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सभी की जड़ें, इन सभी का ओरिजिन भारत में हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही प्राचीन भारतीय युद्ध कला की जिसे इन सभी की जननी या कहें तो मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है, कलरीपायट्टू। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि शाओलिन कुंग-फू और जापानीज कराटे जैसी वर्ल्ड फेमस फाइटिंग स्टाइल्स का असली सोर्स दक्षिण भारत की कोई हजारों साल पुरानी कला हो? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है। तो ये कलरीपायट्टू आखिर है क्या चीज? देखिए, ये नाम दो मलयालम शब्दों को जोड़कर बना है। पहला शब्द है कलरी, जिसका मतलब है ट्रेनिंग की जगह या आप कह सकते हैं युद्ध का मैदान। और दूसरा शब्द है पायट्टू, जिसका मतलब है प्रैक्टिस या लड़ाई का हुनर। पर ये सिर्फ लड़ाई की तकनीक नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ साधने का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये कला आई कहाँ से। इसकी कहानियां, इसकी जड़ें हमें कहाँ तक ले जाती हैं? पौराणिक कथाओं में और इतिहास के पन्नों में। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। कलरीपायट्टू की उत्पत्ति की एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कहानियां हैं। एक है उत्तरी स्टाइल, जिसे वडकन कहते हैं। माना जाता है कि इसे भगवान परशुराम ने शुरू किया था और इसमें मेन फोकस हथियारों और तेजी पर होता है। और दूसरी तरफ है दक्षिणी स्टाइल, जिसे टेक्कन कहते हैं। इसके संस्थापक थे ऋषि अगस्त्य और इसमें खाली हाथ लड़ना और शरीर के वो नाजुक हिस्से जिन्हें मर्म कहते हैं, उन पर वार करने की कला सिखाई जाती है। अच्छा, ये तो हुई पौराणिक कथाएं, पर अगर हम ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो कलरीपायट्टू का जिक्र हजारों साल पुराने संगम साहित्य में भी मिलता है। सोचिए कितना पुराना है ये। और इसका गोल्डन पीरियड आया 11वीं और 12वीं सदी में, जब चेर और चोल राजाओं के बीच भयंकर युद्ध होते थे। उस दौर में इस कला को सबसे ज्यादा निखारा गया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां से ये पूरी तस्वीर बदल जाती है। यहाँ एंट्री होती है एक बौद्ध भिक्षु की, जिनका नाम था बोधिधर्म। और उनकी एक यात्रा ने, सिर्फ एक यात्रा ने, दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस सफर को देखिए। कहानी शुरू होती है भारत में कलरीपायट्टू से। फिर 5वीं सदी में बोधिधर्म नाम के एक भारतीय राजकुमार जो भिक्षु बन चुके थे, वो यात्रा करके चीन के मशहूर शाओलिन टेम्पल पहुंचे। उन्होंने वहां के भिक्षुओं को जो सिखाया, उसी से जन्म हुआ शाओलिन कुंफू का। और कहानी यही नहीं रुकी। बाद में यही कुंफू चीन से जापान के ओकिनावा पहुंचा और वहां जाके कराटे की बुनियाद बना। तो देखिए कैसे कला की जड़ें फैलती गईं। तो सवाल ये है कि बोधिधर्म ने आखिर शाओलिन में सिखाया क्या? देखिए, वो अपने साथ सिर्फ जैन बौद्ध धर्म के विचार नहीं ले गए थे, वो अपने साथ ले गए थे भारत की युद्ध कला के सिद्धांत। उन्होंने वहां के भिक्षुओं को ध्यान में कमजोर और बीमार पाया, तो उन्हें मजबूत बनाने के लिए 18 खास एक्सरसाइज सिखाई। साथ ही जानवरों की चाल, जैसे शेर, बाघ, सांप, उनकी नकल पर आधारित लड़ने की तकनीकें भी सिखाईं। और बस यही कुंफू की असली नींव बनी। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब वापस लौटते हैं कलरीपायट्टू पर और देखते हैं कि इसकी ट्रेनिंग होती कैसे है। ये कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से साइंटिफिक सिस्टम है, जो एक आम इंसान को स्टेप बाय स्टेप एक योद्धा में बदल देता है। इसकी ट्रेनिंग के 4 लेवल हैं, 4 पड़ाव। सबसे पहला पड़ाव है मैथारी। यहाँ शरीर को तैयार किया जाता है, उसे लोहे की तरह मजबूत और रबर की तरह लचीला बनाया जाता है। जब शरीर तैयार हो जाए तब आता है दूसरा स्टेज, कोलथारी, जिसमें लकड़ी के हथियारों से प्रैक्टिस होती है। इसके बाद आता है तीसरा और खतरनाक स्टेज, अंकथारी, जहां असली धातु के हथियारों जैसे तलवार और उरुमी से लड़ना सिखाया जाता है। और आखिर में आता है सबसे ऊंचा लेवल, वेरुमुकई, जिसका मतलब है खाली हाथ लड़ना और शरीर के उन गुप्त पॉइंट्स का ज्ञान हासिल करना जो जान ले भी सकते हैं और जान बचा भी सकते हैं। 108, ये नंबर याद रखिएगा। कलरीपायट्टू में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये हमारे शरीर के उन 108 गुप्त और नाजुक पॉइंट्स यानी मर्म की संख्या है, जिनका ज्ञान सबसे आखिर में दिया जाता है। और इस ज्ञान की खास बात यह है कि ये 2-धारी तलवार जैसा है। इन पॉइंट्स पर हमला करके किसी को पल भर में बेबस किया जा सकता है और इन्हीं पॉइंट्स का सही इस्तेमाल करके बड़े बड़े रोगों का इलाज भी किया जा सकता है।
तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि कलरीपायट्टू सिर्फ मार धाड़ की कला नहीं है, ये तो जीवन बचाने का विज्ञान भी है। आप देखेंगे कि इसके कई आसन, कई सांस लेने की तकनीकें बिल्कुल योग जैसी हैं। और तो और हर कलरी गुरु को आयुर्वेद का भी ज्ञान होता है। वो एक वैद्य भी होता है जो चोट लगने पर उजिछिल जैसी खास तरह की मसाज और जड़ी बूटियों से इलाज करना भी जानता है। पर सोचिए, इतनी पुरानी और इतनी महान कला का सफर हमेशा फूलों भरा नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये कला लगभग मिटने वाली थी, खत्म होने की कगार पर थी। लेकिन फिर इसने एक जबरदस्त वापसी की। हुआ ये कि जब अंग्रेज भारत पर कब्जा कर रहे थे तो केरल के कलरी योद्धा उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए। अंग्रेजों की बंदूकों का सामना ये योद्धा अपनी फुर्ती और उरुमी जैसे खतरनाक हथियारों से करते थे। अंग्रेज इनसे इतना डर गए कि 1804 में उन्होंने इस कला पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इसके अखाड़े तोड़ दिए, हथियार छीन लिए, लेकिन ये कला मरी नहीं। गुरुओं ने इसे छिपकर गुप्त रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। और फिर आया 1920 का दशक। उस समय पूरे भारत में आज़ादी की आग जल रही थी। इसी माहौल में सीवी नारायण नायर जैसे महान गुरुओं ने इस छिपी हुई कला को फिर से बाहर निकाला और लोगों के सामने रखा। देखते ही देखते कलरीपायट्टू सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं रहा, बल्कि भारत के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। और इस तरह इसका एक नया जन्म हुआ। आज कलरीपायट्टू पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। ये इस बात का सबूत है कि अनुशासन और ज्ञान की ताकत किसी भी मैदान में, चाहे वो युद्ध का हो या जिंदगी का, हमेशा जीत दिलाती है। और आखिर में ये कला हमें एक ही बात सिखाती है कि ये सिर्फ लड़ने की कला नहीं, बल्कि असल में जीवन जीने की कला है।